कामिनी उस दिन घर पर अकेली गुमसुम बैठी थीं। पति नरेश कैंप पर थे तो बेटा उच्च शिक्षा के लिए पड़ोसी प्रदेश में चला गया था और बेटी चित्रा शादी करके अपने ससुराल चली गई। बेटी के रहते कामिनी को कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। वह बड़ी हो जाने के बाद भी छोटी बच्ची की तरह माँ का पल्लू पकड़े पीछे पीछे घूमती रहती थी। एक अच्छी सहेली की तरह वह घरेलू कामों में कामिनी का साथ देती थी। यहाँ तक कि वह एक सयानी लड़की की तरह माँ को यह समझाती रहती थी कि किस मौके पर कौन सी साड़ी पहननी है और किस साड़ी पर कौन से गहने अच्छे लगते हैं। ससुराल जाने के बाद चित्रा अपना सारा समाचार और माँ के लिए अपनी सुझाव हमेशा पत्रों द्वारा भेजती रहती, जिन्हें पढ़ते समय कामिनी को ऐसा लगता मानो बेटी सामने ही खड़ी हो। उस दिन कामिनी बड़ी बेचैनी से डाकिये की राह देख रही थीं और मन में सोच रही थीं कि जाने क्यों इस बार चित्रा को चिट्ठी लिखने में इतनी देर हो गई है। इस बार क्या लिखेगी वह चिट्ठी में? क्या वह माँ बन जाने की खुशखबरी तो नहीं देगी? वैसी खबर की गंध मिल जाए तो मैं अगले क्षण ही वहां साड़ी, फल, फूलों के साथ पहुंच जाऊंगी। तभी डाकिया आया और उनके हाथ में एक चिट्ठी दे गया। कामिनी की उत्सुकता बढ़ गई। चिट्ठी खोलकर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कारण चिट्ठी में केवल 4 ही पंक्तियां लिखी थीं। उन्होंने उन पंक्तियों पर तुरंत नजर दौड़ाई। माँ, तुमने कई बार मेरी घर गृहस्थी के बारे में सवाल किया, लेकिन मैं इसलिए कुछ भी नहीं बोली कि अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। माँ, हम धोखा खा चुके हैं। वह शराबी हैं। जब भी पीकर घर आते हैं मुझसे झगड़ा करते हैं। कल रात उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया। अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। इसलिए सोचा कि इस दुनिया से विदा लेने से पहले तुम्हारे सामने अपना दिल खोलूं, तुमसे भी आज्ञा ले लूं। मुझे माफ करो माँ, यह मेरी आखिरी चिट्ठी है। मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जा रही हूँ, दूर, इस दुनिया से बहुत दूर। चित्रा। कामिनी को लगा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो एक भूचाल आया और वह मलबे के नीचे ढंसती जा रही है। क्या यह सच है? उनके दिल ने खुद से सवाल पूछा, क्योंकि चित्रा के लिए जब यह रिश्ता पक्का हुआ था तो वह कितनी खुश थी। चित्रा तो फूली न समाई, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? अतीत की बातें सोचकर कामिनी का मन बोझिल हो गया। उनकी आंखें डबडबाने लगीं। वह फिर सोचने लगीं कि इस वक्त घर पर मैं अकेली हूँ, अब कैसे जाऊं? ट्रेन या बस से जाने पर तो कम से कम 5-6 घंटे लग ही जाएंगे। तभी उनके दिमाग में एक उपाय कौंध गया और तुरंत उन्होंने अपने पति के मित्र श्याम सुंदर का नंबर मिलाया। भैया, मुझे फौरन आपकी गाड़ी चाहिए। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि चित्रा की हालत बहुत खराब है। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। श्याम सुंदर ने तुरंत ड्राइवर सहित अपनी गाड़ी भेज दी। गाड़ी में बैठते ही कामिनी ने ड्राइवर से कहा, भैया, जरा गाड़ी तेज चलाना। गाड़ी नेशनल हाईवे पर दौड़ रही थी। पीछे वाली सीट पर बैठी कामिनी का मन बेचैन था। रह रह कर उन्हें अपनी बेटी चित्रा की लाश आंखों के सामने प्रत्यक्ष सी होने लगती थी। कार की रफ्तार के साथ कामिनी के विचार भी दौड़ रहे थे। उनका अतीत चलचित्र की भांति आंखों के सामने साकार होने लगा। कामिनी, तेरे मुंह में घी शक्कर। ले। लड़के वालों से चिट्ठी मिल गई। उनको तू पसंद आ गई। सावित्री का मन खुशी से नाच उठा। माँ, मैं कई बार तुमसे कह चुकी हूं कि यह रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मैंने शशिधर से प्यार किया है। मैं बस उसी से शादी करूंगी, वरना। कामिनी की आवाज में दृढ़ता थी। चुप, ये क्या बक रही है तू? अगर कोई सुन लेता तो एक तो हम ये रिश्ता खो बैठेंगे और दूसरे तू जिंदगी भर कुन्नारी बैठी रहेगी। मुझे सब पता है। शशिधर से तेरी जोड़ी नहीं बनेगी। वह तेरे लायक नहीं। हम तेरे माँ बाप हैं। तुझसे ज्यादा हमें तेरी भलाई की चिंता है। हम तेरे दुश्मन थोड़े ही हैं। कहती हुई माँ सावित्री गुस्से में वहां से चली गई। माँ की बातों का असर कामिनी पर बिल्कुल नहीं पड़ा। उलटे उसका क्रोध दोगुना हो गया। वह सोचने लगी कि वह माँ नहीं और वह बाप नहीं, जो अपनी संतान की पसंद नापसंद को न समझे। वैसे कामिनी शुरू से ही तुनक मिजाज थी। उसमें जोश ज्यादा था। जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती थी जो उसके मन के खिलाफ हो तो तुरंत वह आपे से बाहर हो जाती। वह अगले पल अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती
और पिता की नींद की गोलियां मुट्ठी भर लेकर निगल भी लेती थीं। सावित्री बेटी कामिनी का स्वभाव अच्छी तरह से जानती थीं। इससे पहले भी एक बार मेडिकल में सीट न मिलने पर उसने ब्लेड से अपनी एक नस काट दी थी। नतीजा यह हुआ कि उसकी जान आफत में पड़ गई। इसी वजह से सावित्री अपनी बेटी के व्यवहार पर नजर गड़ाए बैठी थीं। बेटी के अपने कमरे में घुसते ही उसने यह खबर पति के कान में डाल दी। पति पत्नी दोनों के बार बार बुलाने पर भी वह बाहर न आई। लाचार होकर पति पत्नी ने दरवाज़ा तोड़ दिया और कामिनी को अस्पताल में दाखिल कर दिया। कामिनी, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी मूर्खता रोज रोज बढ़ती जा रही है। पढ़ी लिखी होकर तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। नरेश बड़ी बेचैनी से पत्नी कामिनी से बोला। कामिनी एकदम बिगड़ गई। हाँ, पढ़ी लिखी होने की वजह से ही मैं आपसे यह पूछ रही हूँ। मेरे साथ अन्याय हो तो मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, और कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं पुराण युग की भोली अबला थोड़े ही हूँ कि आप अपनी मनमानी करते रहें, बाहर गुलछर्रे उड़ाएं, ऐश करें और मैं चुपचाप देखती रहूं। आप कभी यह नहीं समझना कि मैं सीता सावित्री के ज़माने की हूँ और आपकी हर भूल को माफ़ कर दूंगी। आखिर मैंने क्या भूल की है? क्या अपने पति पर सिर्फ अपना ही हक मानना अपराध है? दूसरी महिलाओं से नाता जोड़ना, उनके चारों ओर चक्कर काटना, तो क्या मैं चुपचाप देखती रहूं? वैसा पूछना गलत नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने वैसा किया कब था? यह सब तेरा वहम है। तेरे दिमाग पर शक का भूत सवार है। वह उठते बैठते, किसी के साथ मिलते, बात करते मेरा पीछा कर रहा है। तेरी राय में मेरी कोई लेडी स्टेनो नहीं रहनी चाहिए। मेरे दोस्तों की बीवियों से भी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, है ना? ऐसा मैंने थोड़े ही कहा है। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना वही तो बता रही हूँ। सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ। आपके इस तरह चिल्लाने से सच्चाई दब नहीं सकती। छी, बहुत हो गया। यह घर रोज रोज नरक बनता जा रहा है। न सुख है और न शांति। चिढ़ता हुआ नरेश बाहर चला गया। कामिनी रोती बिलखती बिस्तर पर लेट गई। कामिनी रोज की तरह उस दिन भी बाजार गई और वह सब्जी खरीद रही थी कि सामने एक ऐसा नज़ारा दिखाई पड़ा कि वह फौरन पीछे मुड़ी और बिना कुछ खरीदे ही घर लौट आई। नरेश स्कूटर पर कहीं जा रहा था और पीछे कोई खूबसूरत लड़की बैठी थी। दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे, आपस में बातें करते हुए, हंसते हुए लौटपोट हो रहे थे। बस इसी दृश्य ने कामिनी को उत्तेजित, पागल और बेचैन कर दिया। आते ही कामिनी ने प्लास्टिक की थैली एक कोने में फेंक दी और सीधा रसोई घर में घुस गई। अलमारी से केरोसिन का डब्बा उठाकर उसने अपने शरीर पर सारा तेल उड़ेल दिया। बस अब तीली जलाकर आत्महत्या करने ही वाली थी कि बाहर स्कूटर की आवाज़ सुनाई पड़ी। कामिनी का क्रोध मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसके मन में ईर्ष्या ने ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया। अब मुझे मर ही जाना चाहिए। जीवन भर उसे आंसू बहाते, तड़प तड़प कर रहना चाहिए। कामिनी का दिमाग ऐसे विचारों से भर गया। नरेश को घर में कदम रखते ही मिट्टी के तेल जैसी किसी चीज के जलने की गंध लग गई। रसोई में झांक कर देखा तो ज्वालाओं से घिरी कामिनी दिखाई पड़ी। नरेश हक्का बक्का रह गया। वह जोश में आकर रसोई का दरवाज़ा पीटने लगा और कामिनी को बार बार पुकार रहा था। अंत में दरवाज़ा टूट गया। 40% जली कामिनी अस्पताल में भर्ती कराई गई। फिर बड़ी मुश्किल से वह बच पाई। कामिनी को जब यह पता चला कि उस दिन नरेश के स्कूटर के पीछे बैठी नजर आई लड़की कोई और नहीं, वह तो नरेश के ताऊ की बेटी थी। बस कामिनी का मन पश्चाताप से भर गया। उसे अपनी गलती महसूस हुई। कामिनी में अपने प्रति ग्लानि तब और बढ़ गई जब पति ने इलाज के दौरान जी तोड़कर सेवा की। उसे बड़ी शर्म महसूस हुई और अपनी जल्दबाजी, मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। दौड़ती कार के अचानक रुकते ही कामिनी वर्तमान में आ गई। अतीत के सारे चलचित्र ओझल हो गए। गाड़ी क्यों रोकी? उसने ड्राइवर से पूछा। मां जी, यहाँ एक छोटा होटल है। सोचा आप थक गई होंगी, प्यास भी लग गई होगी। क्या मैं आपके लिए थोड़ा ठंडा पानी ले आऊं? नहीं, इस समय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे फौरन वहां पहुंचना है, वरना। इतना कहते कहते ही कामिनी का गला भर गया। उस समय केवल चित्रा ही उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। कामिनी पीछे सीट की तरफ झुक गई। खिड़की के शीशे नीचे कर देने से ठंडी हवा के झोंके भीतर आकर मानो उसकी थकावट दूर करते हुए सांत्वना भी दे रहे थे। बस उसने अपनी आंखें मूंद लीं। गाड़ी अचानक ब्रेक के कारण एक झटके के साथ रुकी तो कामिनी एकदम सामने वाली सीट पर जा गिरी। तभी उसकी आंख खुल गई।
वह एकदम उछल पड़ी, चारों ओर नजर दौड़ाई। स्थिति सामान्य देखकर वह बोल पड़ी, सत्यम, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी तूने? कामिनी ने पूछा। आप नींद में चीख उठीं तो मैं डर गया कि आपके साथ कोई अनहोनी हुई होगी, उसने अपनी सफाई दी। कार शहर में पहुंच गई थी और रामनगर महल्ले की तरफ जाने लगी। कामिनी मन ही मन सोचने लगी कि उसकी बिटिया सही सलामत रहे, लेकिन जैसा उसके मन में डर था, कामिनी ने वहां ऐसा कुछ भी नहीं पाया था। वातावरण एकदम शांत था। गाड़ी के रुकते ही वह दरवाज़ा खोलकर झट से कूदी और भीतर की तरफ दौड़ पड़ी। घर के भीतर खामोशी फैली हुई थी। सहमी हुई कामिनी ने भीतर कदम रखा कि उसे ये बातें सुनाई पड़ीं। चित्रा बोल रही थी। बेटी की आवाज़ सुनकर कामिनी के सूखे दिल में मानो शीतल वर्षा हुई। आपने क्यों बचा लिया मुझे? एक पल और बीतता तो मैं फांसी के फंदे में झूल जाती और इस माहौल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता। चित्रा, यह आवाज़ कामिनी के दामाद की थी। मैंने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि तुम इतनी सेंसिटिव हो। अरे, पति पत्नी के बीच झड़प हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं। क्या इतनी छोटी सी बात के लिए मर जाएंगे? चित्रा, मैं तुमको दिल से चाहता हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती कि मैं बगैर तुम्हारे एक पल भी नहीं रह सकता? आप जानते हैं कि मुझे शराबियों से सख्त नफरत है, फिर भी आप। चित्रा, मैं शराबी थोड़े ही हूँ। तुम्हारा यह सोचना गलत है कि मैं हमेशा पीता रहता हूँ, लेकिन कभी कभी पार्टियों में दोस्तों का मन रखने के लिए थोड़ा पीता हूँ। ये तो सच है कि परसों रात मैंने थोड़ी सी शराब पी थी, लेकिन तुमने जोश में आकर भला बुरा कहा, मेरा मजाक उड़ाया और बेइज्जती की और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम पर अनजाने में हाथ उठाया, उसके लिए तुम जो भी सज़ा दोगी मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसी सज़ा तो मत दो चित्रा। इस दुनिया में तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी खातिर मैं शराब छोड़ दूंगा, प्रॉमिस, तुम्हारी कसम। लेकिन बगैर तुम्हारे यह जिंदगी कोई जिंदगी थोड़े ही है। दामाद के स्वर में अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम, जो अपनापन था, उसे सुनकर कामिनी मानो पिघल गईं। उनकी आंखें भी भर आईं। वह अपने आप को संभाल ही नहीं सकीं और तुरंत दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? चित्रा और निशांत एक साथ ही बेडरूम से बाहर आ गए। माँ को देखते ही भावुक हो चित्रा दूर से ही अम्मां कहते हुए दौड़ आई और उनसे लिपट गई। ये क्या किया बेटी तूने? तेरी चिट्ठी देखते ही मेरी छाती फट गई। मेरी कोख में आग लगाने का ख्याल तुझे क्यों आया? ये तूने सोचा कैसे कि बगैर तेरे हम जिएंगे? माफ़ करो मम्मी, मैंने जोश में आकर वह चिट्ठी लिख दी थी। ये नहीं सोचा कि वह तुम्हें इतना सदमा पहुंचाएगी। निशांत एकदम शर्मिंदा हो गया। उसे अब तक यह नहीं पता था कि चित्रा ने अपनी माँ को चिट्ठी लिखी है। उसकी नज़रें अपराध बोध से झुक गईं। चित्रा माँ का चेहरा देखकर भांप गई कि उसने चिट्ठी पढ़ने से लेकर यहाँ पहुँचने तक कुछ भी नहीं खाया है। चित्रा ने पंखा चलाया, फिर माँ और ड्राइवर को ठंडा पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वह गर्मागर्म काफ़ी बनाकर ले आई। उसे पीने के बाद मानो कामिनी की जान में जान आ गई। वहां से जाने से पहले कामिनी बेटी को समझाते बुझाते दामाद के बारे में पूछ बैठीं। चित्रा, निशांत घर पर नहीं है क्या? हाँ है, चित्रा ने जवाब दिया। कामिनी ने भांप लिया कि चित्रा इस बात के लिए पछता रही है कि उसके कारण निशांत की नाक कट गई और अपनी माँ के सामने वह शर्म महसूस कर रही है। जा, उसे मेरे जाने की बात बता दें, कामिनी ने बड़े संक्षेप में कहा। चित्रा के भीतर जाकर बताते ही निशांत बाहर आया। भले ही वह कामिनी की तरफ मुंह करके खड़ा था, नजरें जमीन में घड़ी हुई थीं। निशांत, चित्रा की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसे माफ़ कर दो। निशांत विस्मित रह गया। कामिनी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, वह शुरू से ऐसी ही है, एकदम मेरे जैसी। वह बहुत भोली है, बिल्कुल बच्चों जैसी। उसे यह भी नहीं पता कि जोश में आकर जो भी फैसला वह करेगी, उससे सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी दुख होता है। चित्रा और निशांत दोनों कामिनी की बातें सुनकर चौंक पड़े। बेटी, तू पूछती थी ना, मेरे शरीर पर ये धब्बे क्या हैं? ये घाव के निशान हैं जो जल जाने के कारण हुए। मैंने तुझे यह कभी नहीं बताया था। ये हुए कैसे? मैं सोचती थी अगर बता दूं तो मेरे व्यक्तित्व पर कलंक लग जाएगा और मैं तेरी नज़र से गिर भी सकती हूँ। इसलिए मैं तुझसे झूठ बोलती आई। बेटी, अब मैं पछता रही हूँ कि मैंने यह पहले ही तुझसे क्यों नहीं कहा। लेकिन मुझे यह देर से पता चला कि बड़ों के अनुभव छोटों को पाठ पढ़ाते हैं। शुरू में मेरे भीतर भी आत्महत्या की भावना रहती थी। हर छोटी बड़ी बात के लिए मैं आत्महत्या कर लेने का निर्णय लेती थी। ऐसा सोचने के पीछे मुझे वेदना या विपत्तियों से मुक्ति पा लेने के विचार की तुलना में किसी से बदला लेने या किसी को दुख पहुंचाने की बात ही ज्यादा रहती थी।
कालक्रम में मेरा यह भ्रम दूर होता गया और यह पता चला कि जिंदगी कितनी अनमोल है। निशांत, जो पहली बार अपनी सासू माँ की जीवन संबंधी नई बात सुन रहा था, विस्मित हो गया। चित्रा की भी लगभग यही हालत थी। कामिनी आगे बताने लगी, दरअसल मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं। मौत से मतलब जिंदगी से डर कर भाग जाना, समस्याओं और चुनौतियों से मुंह मोड़ लेना है। यह तो कायरों के लक्षण हैं। कमजोर दिल वाले ही खुदकुशी की बात सोचते हैं। बेटी, बहादुर लोग जीवन में एक ही बार मरते हैं, लेकिन बुज़दिल आदमी हर दिन, हर पल मरता रहता है। जिंदगी जीने के लिए है, बेटी, मरने के लिए नहीं। सुख दुख दोनों जीवन के अनिवार्य अंश हैं। जो दोनों को समान मानेगा, वही जीवन का आनंद लूट सकेगा। चित्रा, ये सब मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ कि अपनी समस्याओं का समाधान मरकर नहीं, जीवित रहकर ढूंढो। जीवन में समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दोनों ठंडे दिमाग से सोचकर समस्या का समाधान ढूंढो। मैं भी जोश में आकर आत्महत्या कर लेने का प्रयास कई बार कर चुकी हूँ। उनमें से अगर एक भी प्रयत्न सफल हो जाता तो आज न मुझे इतनी अच्छी जिंदगी मिलती, न इतना योग्य पति मिलता, न हीरे मोती जैसी संतानें मिलती, और न इतना अच्छा घर। अपने अनुभव के बल पर कहती हूँ बेटी, मेरी बातें समझने की कोशिश करो। मुश्किलें कितनी ही कठिन हों, चुनौतियां कितनी ही गंभीर हों, आप अपने सुनहरे भविष्य को मत भूलें। आश्चर्य की बात यह है कि कभी जो उस समय कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही भविष्य में हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए, अगर मैं ऐसा ही बोलती रहूंगी तो इसका कोई अंत नहीं होगा। जिंदगी जिंदगी ही होती है। बेटी दामाद से अलविदा कहकर वह जाने को तैयार हो गई। कामिनी के ओझल हो जाने तक वे दोनों उन्हें वहीं खड़े खड़े देखते रहे। उनके चले जाने के बाद जिंदगी के बारे में उन्होंने जो कहा, उसका सार उन दोनों के दिलो दिमाग में भर गया। जैसे हर यात्रा की एक मंजिल होती है, उसी तरह हर जिंदगी का भी एक मकसद होता है, एक लक्ष्य रहता है। यात्रा में थोड़ी सी थकावट महसूस होने पर जहाँ चाहे वहाँ नहीं उतर जाना चाहिए। मंजिल को पाने तक हमारी जिंदगी का सफ़र चलता रहता है। इस प्रकार चित्रा के विचार नया मोड़ लेने लगे। अब तक की माँ की वेदना उसकी समझ में आ गई, जिसने चारों ओर नया आलोक फैला दिया। अब वह पहले वाली चित्रा नहीं, इस चित्रा को तो जीवन के मूल्यों का पता चल गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।